जैसा कि हमने कल ही चर्चा किया था और कल हमने कहा था कि हम लोग मुगल कालीन प्रशासन, समाज और अर्थव्यवस्था, आज हमारा जो मुगल सेक्शन है उस मुगल सेक्शन पे आज ये अंतिम सीरीज है, लास्ट सीरीज है और इसे हम लोग यहाँ पे देखेंगे। इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न पूछा जा सकता है, मैंने कोशिश किया है कि उन सारे प्रश्नों को यहाँ पे आपके सामने रखा जाए। कुछ ऐसे भी प्रश्न बच्चों आप लोगों को यहाँ पे मिलेंगे जो प्रश्न आप अभी तक पढ़े नहीं होंगे, तो ऐसे प्रश्न अगर आप न भी सही कर पाओ तो बहुत सारे इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा। कुछ ऐसे प्रश्न को मैंने बहुत ही कलेक्ट करके अन्य जगहों से, अन्य एविडेंसों से, जो ऑथेंटिक जो रिसोर्सेज हैं, तो मैंने उन ऑथेंटिक रिसोर्सेज से मैंने कुछ ऐसे प्रश्न को भी निकाला है जिससे कि आगे पूछा जा सकता है। यानी यूपीएससी में अभी वैसे प्रश्न को पूछा नहीं गया है, लेकिन उसके पूछने की संभावनाएं ज्यादा प्रबल है, ज्यादा मतलब उसकी संभावनाएं ज्यादा है कि ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। और ऐसे प्रश्न पूछे भी जा रहे हैं, थोड़े ट्रेडिशनल टाइप के प्रश्न जो लगता है कि पता नहीं कहां से पूछ दिया गया। तो ऐसे प्रश्न भी आपके सामने आज यहाँ पे आएंगे। दो चार ऐसे प्रश्न होंगे जो आपको भी आश्चर्य होगा कि अच्छा ऐसा भी है, ये भी क्वेश्चन, इसे तो मैंने कहीं पढ़ा ही नहीं। तो बच्चों आज हम लोग उन्हीं सेक्शन को यहाँ पे देखेंगे जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन में हम लोग को देखना है सोर्सेस, फिर आपको मुगल गवर्नमेंट, पोजीशन ऑफ मुगल एम्पेरर, फिर डिपार्टमेंट, कौन कौन से प्रमुख डिपार्टमेंट हैं, जो प्रोविजनल एडमिनिस्ट्रेशन है या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है जिसे सरकार कहा जा रहा है, या परगना जिसे महाल कहा जा रहा है, क्योंकि ऐसे ही मुगल साम्राज्य डिवाइड है ना। समस्त मुगल साम्राज्य जो है वह आपको सूबों में डिवाइड है, सूबा जिसे प्रांत कहा जाता है, और फिर सूबा जो है वह आपको सरकार में डिवाइडेड है जिसे जिला के समान आप कह सकते हो। फिर सरकार आपको परगना में डिवाइड है जिसे आप महाल कह सकते हो। तो एक तो आप ध्यान देना कि ऐसे भी प्रश्न आपसे पूछ दिया जाता है, जो यानी मुगल एम्पायर किस में डिवाइड है, तो वह आपको प्रोविंशियल यानी प्रांत में डिवाइड है जिसे क्या कहा जा रहा है, तो सूबा कहा जा रहा है, इसे आपको सूबा कहा जा रहा है। फिर सूबा के नीचे आपको सरकार हो गया, यानी प्रांतीय प्रशासन में हम लोग क्या देखते हैं, सूबा, और सूबा के नीचे हम लोग बच्चों फिर क्या देखते हैं, तो सूबा के नीचे फिर हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि फिर आपको सरकार हो गया, सरकार के नीचे परगना या महाल हो गया, तो इस तरीके से फिर ग्राम हो गया। तो ऐसे प्रश्न भी आपसे पूछे जाते हैं। तो आते हैं हम लोग आज के प्रश्न को देखते हैं। सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित जो पहला प्रश्न है, हाँ चलिए, तो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो पहला प्रश्न है, मुगल प्रशासन ने किनका समायोजन प्रस्तुत किया, किनका समायोजन प्रस्तुत किया है ना, किनका समायोजन, यानी प्रशासन में कौन किसका समायोजन है। द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन प्रेजेंटेड ए कॉम्बिनेशन किसका, यानी जो मुगल एडमिनिस्ट्रेशन है किसका कॉम्बिनेशन है। तो इसमें आपको ऑप्शन है भारतीय, फारसी, अरबी। सही विकल्प का चुनाव करें, चूज द करेक्ट ऑप्शन, इंडियन, पर्शियन या अरेबिक। एक और दो केवल, दो और तीन केवल एक और तीन, या उपयुक्त सभी एक, दो और तीन। तो जो मुगल प्रशासन है उसमें किनका समायोजन है वह आपसे पूछा जा रहा है कि मुगल प्रशासन ओवरऑल जो हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन को बच्चों देखते हैं, वह एडमिनिस्ट्रेशन किस प्रकार का है। क्या वह शुद्ध भारतीय है, शुद्ध फारसी है, शुद्ध अरबी है, या फिर इन सबका समायोजन है, इन सबका मिश्रण है। प्रशासन में हम क्या ऐसा देखते हैं, तो आप लोगों की मुगल प्रशासन में किनका एक समायोजन प्रस्तुत किया गया है। तो देखो मुगल जो एडमिनिस्ट्रेशन है, अगर मुगल एडमिनिस्ट्रेशन को आप देखोगे तो यह किसका कॉम्बिनेशन है, यह इंडियन, पर्शियन एंड अरबिक कॉम्बिनेशन है। इन तीनों का समावेश है मुगल प्रशासन में। भारतीय परंपरा को भी, भारतीय एडमिनिस्ट्रेशन के भी चीजों को लिया गया है, इसके साथ साथ फारसी एडमिनिस्ट्रेशन से भी कुछ चीजों को लिया गया है, और फिर आप देखते हो तो अरबी जो प्रशासन है, तो इन सब का समायोजन हम मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में देखते हैं। इन सब का समायोजन हम लोग मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में देख सकते हैं। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों,
इसका सही आंसर हो जाएगा डी, इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए, और आप में से कुछ बच्चों ने डी इसमें से दिया है आंसर, बिल्कुल सही आप लोगों का आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बच्चों हम लोग आते हैं। अब यहां पे है कि मुगल साम्राज्य में क्षेत्रों के विभाजन के संबंध में, क्षेत्रों के विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द डिवीजन ऑफ टेरिटरीज इन द मुगल एम्पायर। ध्यान से सुनना, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल प्रश्न है बच्चों, और ऐसे प्रश्न आपको अवश्य पूछा जाएगा मुगल एडमिनिस्ट्रेशन पे, यह बिल्कुल सीरियसली लेना है। और मैंने कल ही बताया था कि इसको पढ़कर आना है, अगर उसके बाद भी आप गलती कर रहे हो तो उसके लिए और कोई दूसरा उत्तरदायी नहीं है सिवाय आप लोगों के, सिवाय आप लोगों के। अगर टॉपिक पहले बताया जा रहा है, इससे अच्छा और मौका क्या मिल सकता है कि आप पूरी तरीके से तैयार होकर आओ कि आज इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न पूछा जाएगा आज तो मैं सारा सही करूंगा या सारा सही करूंगी। तो इस तरीके से जब आपको टॉपिक पहले बता दिया गया तो आप उस दिन की तो तैयारी रखो। अब यहां पे आप देखो, इसी बहाने आप समझ नहीं पा रहे हो, आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी, प्रीलिम्स कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकता है। अब यहां आप देखते हो तो मुगल साम्राज्य के क्षेत्रों के विभाजन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। खालिसा भूमि से आए विद्वान और धार्मिक पुरुषों के पास जाती थी। जागीरदारों को जागीर भूमि आवंटित की गई थी। इनाम की जमीन से होने वाली आय सीधे राजकोष में जमा होती थी। ऊपर दिए कथन में से कौन से सही हैं? द इनकम फ्रॉम खालिसा लैंड वेंट टू द लर्न्ड एंड रिलीजियस मैन। जागीर लैंड was allotted to the various जागीरदार। Income from the इनाम land went directly to the royal exchequer. Which of the statement given above is are correct? अब आप देखो तो साम्राज्य में, मुगल साम्राज्य के जो क्षेत्र थे उसमें 3 प्रकार की लैंड हैं। एक को कहा जा रहा है खालिसा भूमि, एक को कहा जा रहा है जागीर भूमि, और एक को कहा जा रहा है इनाम भूमि। ये तीनों लैंड के प्रकार हैं, यह ध्यान देना है। ये तीनों लैंड के प्रकार हैं। ये तीनों क्या है? जमीन के प्रकार हैं, क्षेत्र हैं। खालिसा भूमि, जागीर भूमि और इनाम भूमि। अब यहां पे आपको प्रश्न दे रहा है कि जो खालिसा भूमि से आए विद्वान और धार्मिक पुरुषों के पास जाती थी। अब आप लोगों ने आंसर भी स्टार्ट कर दिया तो थोड़ा मैं आप लोगों का आंसर देखूं। अब आप लोग डी दे रहे हो तो देखता हूं इसका सही आंसर। मैंने क्या कहा कि ये तीनों भूमि के प्रकार हैं। खालिसा भूमि चाहे सल्तनत काल की हो या मुगल काल की हो। बच्चों ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, क्योंकि ऐसे प्रश्न आप गलत करते ही करते हो और केवल लापरवाही में करते हो, केवल लापरवाही में। अब आप देखो तो खालिसा भूमि एक प्रकार की भूमि है। कैसी भूमि है? जो सीधे राज्य के नियंत्रण वाली भूमि, उसे खालिसा भूमि कहा जाता था। जैसे सल्तनत काल में इक्ता भूमि आप देखते हो, तो इक्ता भूमि उसी तरीके से मुगल काल में जागीर भूमि हो जाता है। और एक भूमि है खालिसा भूमि। खालिसा भूमि कैसी भूमि है? जो सीधे राज्य के नियंत्रण में है, यानी वहां से जो कुछ भी आय प्राप्त होगी वह सीधे कहां जाएगा? राजकोष में। यानी केंद्र के नियंत्रण वाली भूमि को क्या कहा जाएगा? खालिसा भूमि। और वहां से प्राप्त होने वाली आय सीधे कहां जाएगा? राजस्व, वह केंद्रीय खजाना में। क्योंकि मुगल पीरियड हो या सल्तनत पीरियड हो या एंशिएंट पीरियड हो, आय का सबसे बड़ा स्रोत जो था बच्चों वह भू राजस्व ही था। सबसे बड़ा इनकम का, आज की तरह नहीं था। आज जैसे सर्वाधिक इनकम कहां से स्टेट को प्राप्त होता है? आज सर्वाधिक इनकम आपको कहां से प्राप्त होता है? आज जो सर्वाधिक इनकम आता है वह आपको किससे आ रहा है? सर्विस टैक्स से आ रहा है। सबसे ज्यादा आय आप देखते हो बजट में, तो बजट जब आता है तो उसमें आप देखते हो कि गोला सा बना होता है और सबको डिवाइड किया हुआ होता है कि भाई सर्वाधिक आय किससे आ रहा है और सर्वाधिक खर्च किस पर हो रहा है। कभी इन चीजों को फोकस किया करो। तो यहां हम लोग देख रहे हैं कि खालिसा भूमि यह कैसी भूमि है? तो यहां से प्राप्त होने वाली आय सीधे राजकोष में जमा होती थी, विद्वान और धार्मिक पुरुषों के पास नहीं जाती थी। यानी पहला स्टेटमेंट गलत। मैंने क्या कहा था कि ध्यानपूर्वक सुनना है, ध्यानपूर्वक करना है। दूसरा, जागीरदारों को जागीर भूमि आवंटित की गई, बिल्कुल। अब जैसे मनसबदारी व्यवस्था के अंतर्गत आप पढ़ते हो, और मैंने चर्चा भी किया था कि मनसबदारी व्यवस्था के अंतर्गत जैसे मनसब एक पद था,
मनसब क्या था? एक पोस्ट था। जो भी प्रशासन से जुड़े लोग होते थे उन्हें मनसबदार कहा जाता था। अब जिन्हें नगद पेमेंट दिया जाता था तो वह तो मनसबदार होते थे, लेकिन जिन मनसबदारों को आपको नगद पेमेंट न देकर उन्हें पेमेंट के रूप में क्षेत्र दिया जाता था, उन्हें जागीरदार कहा जाता था। उन्हें जागीरदार कहा जाता था। तो जागीरदार को जागीर भूमि आवंटित की गई, बिल्कुल सही है बच्चों। इनाम की जमीन से होने वाली आय सीधे राजकोष में जाती थी? ये थोड़े जाती थी, बल्कि खालिसा भूमि से होने वाली आय सीधे राजकोष में जाती थी। और इनाम की जागीर से जो आय है वह विद्वान और धार्मिक पुरुषों के पास जाती थी। इनाम भूमि किनको? तो विद्वान और धार्मिक पुरुषों को प्रदान की जाती थी। वह वहां से होने वाली आय राज्य के पास नहीं आती थी। ठीक है, बिल्कुल। फिर तो बी सही है ना? ठीक है, बी सही है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर केवल 2 होगा, केवल 2 होगा। मैंने पहले ही कहा था कि आज बहुत ध्यानपूर्वक, आज लास्ट सेशन है मुगल पे, तो इसलिए मैंने कहा था कि क्या क्या यहां से पूछा जाएगा। एडमिनिस्ट्रेशन, सोसाइटी, इकोनॉमिक्स, इन सारी चीजों से प्रश्न होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बच्चों हम लोग आते हैं। अब देखो, इसको आप लोगों ने सुना होगा, गुसल खाना। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा प्रश्न है। गुसल खाना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और असंगत कथन चुने, यानी गलत कथन चुने। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द गुसल खाना एंड चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। गुसल खाना एक ऐसा स्थान था जहां महत्वपूर्ण व्यवसाय किया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि यदि कोई अधिकारी गुसल खाना में मर्यादा के विरुद्ध अपराध का दोषी होता था तो उसे जुर्माना भी भरना होता था। ठीक है, अकबर ने अपने धार्मिक प्रश्नों पर गुसल खाना में चर्चा की थी। राजा ने, शासक ने, बादशाह ने गुसल खाना में प्रवेश को नियंत्रित किया। द किंग रेगुलेटेड एडमिशन टू गुसल खाना। ठीक है, अब आप देखो कि इसमें से कौन सा सही, कौन सा इसमें असंगत कथन, गलत कथन है। गलत कथन कौन सा है? तो इसका गलत कौन सा होगा, जल्दी से आप लोग इसका बताएंगे। अब इसमें आप देखो, बहुत अच्छा प्रश्न है और ऐसे प्रश्न आपको पूछा भी जाएगा। गुसल खाना, ये आप लोग सुनते होंगे, बहुत सारे ऐसी मूवी भी बनी हुई है जिसमें इन सारी चीजों को आपको दिखाया भी जाता है। गुसल खाना यह राजा का विश्राम स्थल होता था और इसमें केवल अधिकारी वर्ग के लोग ही प्रवेश करते थे। बहुत सारी जो गोपनीय बातें होती थी, जो भी गोपनीय बातें, मान लो अगर कोई सैनिक अधिकारी है, उसको राजा से मिलना है तो वह राजा से कहां मिलेगा? दीवाने आम, दीवाने खास में नहीं, वह गुसल खाने में मिलेगा। वहां पे गुप्तगू वह करेगा। या मान लो कि कोई प्रांत का अधिकारी आया है, सूबा का अधिकारी आया है, तो वह आपको गुसल खाना में राजा से मिलता था। गोपनीय बात, और उसमें सबकी एंट्री नहीं थी, उसमें प्रवेश सबका होता था, लेकिन उसके लिए पास जारी किया जाता था। जो गुसल खाना के अधिकारी होते थे वह अधिकारी आपको पास देते थे। शैलेंद्र कंफ्यूज है सर? अच्छा, 3 कंफ्यूजन क्या है? मैं सारा तो चर्चा कर ही दिया। तो गुसल खाना एक स्थान था जहां महत्वपूर्ण व्यवसाय भी किया जाता था, बिल्कुल सही है। यह आपको विश्राम स्थल भी होता था। यदि कोई अधिकारी गुसल खाना में मर्यादा के विरुद्ध अपराध का दोषी होता था तो उसे जुर्माना भी भरना होता था, बिल्कुल सही है। अगर गुसल खाना में कोई भी व्यक्ति आपको मर्यादा के विरुद्ध आचरण करता था तो उसे जुर्माना भर के ही जाने दिया जाता था। बिना जुर्माना भरे वह गुसल खाना से बाहर नहीं निकल सकता है। अकबर ने अपने धार्मिक प्रश्नों पर जो चर्चा उसने किया था वह गुसल खाने में बैठकर पहले धार्मिक प्रश्नों पर उसने चर्चा किया था, क्योंकि यही तो विश्राम स्थल होता था। राजा ने गुसल खाना में प्रवेश को नियंत्रित किया, यह गलत है। बल्कि गुसल खाना में प्रवेश कोई भी पा सकता है, उसके लिए यानी बड़े अधिकारी ही पा सकते हैं, बल्कि उसके लिए आपको एक पास रिलीज करवाना पड़ता था। जैसे कहीं भी आप जाते हो, अब राष्ट्रपति भवन में आप जाओगे या संसद भवन में आप जाओगे तो आपको वहां पे एक पास लेना पड़ता है ना। तो उसी तरीके से गुसल खाने के संदर्भ में हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों। तो इसमें कौन सा गलत है? तो गलत यह है। यह ध्यान रखना कि गुसल खाना क्या था? यह राजा का विश्राम स्थल था। केवल बड़े बड़े अधिकारी ही इसमें राजा से
गुफ्तगू करने आते थे, गोपनीय बातें यही होती थी। इस तरीके से भी प्रश्न दे सकता है। और यहाँ पे आपको प्रवेश जो होता था, एंट्री जो होता था, वह पास से होता था, ऐसे कोई भी प्रवेश नहीं कर पाता था। तो इसको ध्यान रखना है। ऐसे प्रश्न अगर आपको आए तो ऐसे प्रश्न को एक बार अब आपने सुन लिया, अब इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न आएगा आप कभी भविष्य में गलती नहीं करोगे। अब जरूरी थोड़े कि इसके लिए आप बहुत सारी किताबों को, कितनी किताबों आप पढ़ोगे भाई, एक आध किताब तो आप लोग पढ़ नहीं पाते हो, और मैं कह दूं कि 2-3 और आपको राइटर की बुक पढ़ लो तो वह संभव भी नहीं है। एक परीक्षार्थी के लिए वह संभव भी नहीं है। तो जहां से जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिल गया उसको आप कलेक्ट कर लें, बाकी चीजें तो सभी जगह मिलती हैं। तो यह हमें ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। अब ये तो सभी जगह आप पढ़ते हो, सद्र उस सुदूर, सद्र उस सुदूर से यह आपको एक महत्वपूर्ण विभाग था एडमिनिस्ट्रेशन में, यह एक महत्वपूर्ण विभाग था। ठीक है। अच्छा, गुसल खाना एडमिनिस्ट्रेशन वहां पे नहीं पढ़ना है ना, ऑप्शनल की ये चीजें हैं क्या विनय, ये ऑप्शनल की चीजें नहीं है। नहीं सुने हो तो सुन लिए ना। ठीक है। अच्छा, मैंने गुसल खाना को टॉयलेट समझा था इसलिए सी लगा दिया। अच्छा जी, चलो। तो सद्र उस सुदूर से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? अब देखो कौन सा कथन गलत है। सद्र उस सुदूर राजा और लोगों के बीच जोड़ने वाली कड़ी था। सद्र उस सुदूर राजा और लोगों के बीच जोड़ने वाली कड़ी था। नवनिर्मित मंदिरों को तोड़ना, नए मंदिरों को तोड़ना उसका कर्तव्य था, उसका काम था। सद्र उस सुदूर अनुदान से संबंधित मामलों को देखना और तय करना उसका ड्यूटी था, उसका काम था। धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए धन वितरित भी करना उसका उद्देश्य था। राजा और लोगों के बीच जोड़ने वाली एक कड़ी थी। सद्र उस सुदूर के विषय में पूछा जा रहा है। सद्र उस सुदूर। ठीक है। चलो, तो अब इसमें आप देखो कि सद्र उस सुदूर से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। इसे कम से कम टॉयलेट एक प्रेम कथा मत समझ लेना, है ना। सद्र उस सुदूर एक महत्वपूर्ण विभाग है, न्याय विभाग, और यह केंद्र का बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट विभाग होता है। तो इसको थोड़ा ध्यान रखना कि सद्र उस सुदूर से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। गलत कथन आपसे पूछा जा रहा है और आप लोगों ने आंसर जो स्टार्ट किया है। और यहां आप देखो तो यह राजा और लोगों के बीच जोड़ने वाली कड़ी थी, लेकिन इसका यह काम नहीं था मंदिरों को तोड़वाना। जो नए मंदिर बन रहे हैं उनको तोड़वाने का यह आदेश जारी नहीं करता था। तो इसमें यह गलत है। हां, इसमें आपको अनुदान से संबंधित मामलों, जो अनुदान जो दिया जाता था इनाम भूमि, तो वह भी आपको सद्र ही तय करता था, सद्र उस सुदूर ही तय करता था। इसके साथ साथ जो धार्मिक उद्देश्यों से जो धन वितरित करना, यह भी काम आपको किसका था? सद्र का ही काम था, सद्र उस सुदूर का ही काम था। तो यह आप लोगों ने बिल्कुल सही दिया। तो इस तरीके से जब आप आंसर दोगे तब तो जाकर सही आपका होगा, तब तो आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर पाओगे। तो यह आपका सही आंसर है। चौथे का भी आप लोगों ने बिल्कुल सही दिया। आते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित एक और प्रश्न है। मुगल प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मुगल साम्राज्य सूबा में विभाजित था और सूबेदार द्वारा शासित होता था। ठीक है। सूबेदार को नागरिक और सैन्य शक्ति दी गई थी, यानी सिविल एंड मिलिट्री पावर। सूबेदार वाज गिवन सिविल एंड मिलिट्री पावर। मुगल एम्पायर वाज डिवाइडेड इनटू सूबाज एंड गवर्न बाय सूबेदार। अब कूटों में से सही विकल्प का चयन करें। अब ऐसे प्रश्न तो आप लोगों का गलत नहीं होना चाहिए, ऐसे प्रश्न तो गलत नहीं होना चाहिए कि भाई मुगल साम्राज्य किस में विभाजित था या प्रशासनिक संरचनाएं किस प्रकार की थी। तो अमित का आंसर आया है सी। पता नहीं, अब ऐसे चीजों को लेकर थोड़ा मैं दुखी हो जाता। अभी अभी मैंने चर्चा किया था, जब स्टार्ट ही किया था एडमिनिस्ट्रेशन, तो उसमें बतलाया था कि साम्राज्य जो था वह प्रांतों में विभाजित था और प्रांत को सूबा कहा जाता था, और सूबे में 2 अधिकारी होते थे। एक होता था सूबेदार और एक होता था दीवान। सूबेदार जो था वह एडमिनिस्ट्रेशन देखता था, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन या अदर एडमिनिस्ट्रेशन जो भी है, मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन, यानी प्रशासनिक जिम्मेदारी सूबेदार के पास होती थी।
और राजस्व से संबंधित जिम्मेदारी दीवान के पास होती थी। आपको याद होगा कि जब 1764 का बक्सर का युद्ध होता है और जब 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है तो बंगाल भी एक प्रांत था ही, और अंग्रेजों ने मुगल साम्राज्य से क्या प्राप्त किया था? दीवानी का अधिकार लिया था ना, राजस्व वसूली का, और सूबेदारी का अधिकार जो यानी नवाब के पास था, प्रशासनिक अधिकार, उसे नवाब भी कहा जाता था। तो इस प्रकार से आप देखें तो यहाँ पे दो अधिकारी सूबे में होते थे। एक आपको सूबेदार होता था जो प्रशासन देखता था, और दूसरा दीवान होता था जो राजस्व से संबंधित आपको निगरानी किया करता था। और पूरा मुगल प्रशासन यह शक्ति संतुलन पर आधारित था, चेक एंड बैलेंस। किसी एक को निरंकुश नहीं, क्योंकि किसी भी एक के पास अगर दोनों अधिकार होगा तो वह निरंकुश हो जाएगा। इसलिए एक दूसरे शक्ति पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए इस तरीके से आपको पार्टीशन किया गया था, शक्ति का पृथक्करण जिसे कहते हो। अब ऐसे प्रश्न को आप लोग कैसे गलती करते हो, मुझे ये समझ में आज तक नहीं आया। ऐसे प्रश्न तो बच्चे गलती नहीं होनी चाहिए ना। मुगल साम्राज्य सूबा में विभाजित था और सूबेदार द्वारा शासित होता था, बिल्कुल सही। सूबेदार को प्रशासनिक अधिकार यानी नागरिक और सैन्य शक्ति दी गई थी। तो इसमें से दोनों सही होगा ना बच्चों, इसमें से तो दोनों सही होगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल अंजना, चलिए इसमें से दोनों सही होगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन परगना स्तर के अधिकारी थे? परगना स्तर के अधिकारी आमिल, पोदार, वितिकची या उपरोक्त सभी परगना स्तर के कौन अधिकारी थे? फैक्चुअल प्रश्न है, फैक्चुअल प्रश्न है, गलतियां नहीं होनी चाहिए। कौन परगना स्तर का अधिकारी है? हु एमंग द फॉलोइंग वाज अवेयर द ऑफिसर्स एट परगना लेवल? परगना लेवल आमिल, पोतदार, बितिकची, ऑल द एबव कौन सा है भाई? तो आप लोगों की ओर से आंसर आ रहा है, बिल्कुल आप लोग सही जा रहे हो। क्योंकि देखो साम्राज्य, जैसे मुगल साम्राज्य क्या है, तो यह मुगल साम्राज्य मान लो, तो साम्राज्य का विभाजन किसमें हुआ था बच्चों? साम्राज्य का विभाजन हुआ था सूबा में। और अभी अभी हमने बताया कि सूबा में दो बड़े अधिकारी होते थे, एक सूबेदार और दूसरा दीवान। उसके बाद फिर सूबा जो विभाजित था यह किसमें था? सरकार, सरकार जिसे आप कह सकते हो जिला। और इसके नीचे होता था परगना, इसके नीचे क्या होता था? परगना या महल, परगना है ना, इसके नीचे परगना। और परगना में सिकदार, आमिल, वितक्ची और पोद्दार होते थे। कौन कौन होते थे परगना में? तो चार अधिकारी होते थे परगना में। कौन? ये महत्वपूर्ण अधिकारी, एक सिकदार कहलाता था, एक सिकदार, दूसरा आमिल कहलाता था, तीसरा आपको वितक्ची कहलाता था, वितक्ची, ठीक है, वितक्ची, वितक्ची, और चौथा जो होता था वह पोतदार कहलाता था, पोतदार। तो यह आपको परगना स्तर के अधिकारी थे। इसके नीचे आपको क्या होता था? तो और सरकार में फौजदार होता था, सूबा में सूबेदार होता था, प्रशासनिक अधिकारी, यहां पे सिकदार होता था, प्रशासनिक अधिकारी। तो इस प्रकार से ये सभी सही है, बिल्कुल सही आप लोगों ने दिया है, बिल्कुल सही आप लोगों ने दिया है। चलिए, तो यह आंसर आप लोगों का बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बच्चों हम लोग आते हैं, और नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, हाँ, निम्नलिखित में से कौन मुगल काल का सोने का सिक्का था? यह भी बहुत आसान सा प्रश्न है, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी की ओर से यह प्रश्न सही आना चाहिए। सोने का सिक्का कौन सा था? रुपया, बांध, जलाली और संसब, कौन सा सोने का सिक्का इसमें से कहलाता था? यह आपको अर्थव्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन है, मुगलकालीन अर्थव्यवस्था पे। अभी हम लोगों ने प्रशासन देखा था, अब अर्थव्यवस्था को हम लोग देखते हैं। तो इसमें से सोने का सिक्का कौन है? गोल्ड क्वाइन कौन सा है? विच एमंग द फॉलोइंग वाज ए गोल्ड क्वाइन ऑफ मुगल पीरियड? रुपी, बांध, बांध डम नहीं होगा, बांध, बांध, जलाली और संसब, संसब, संसब है ना, संसब। अब कौन सा सोने का सिक्का है, थोड़ा मैं देखूं आप लोगों का आंसर।
अब क्या रुपया आपको सोने का था क्या बच्चों? यह आपको चांदी का बना होता था, चांदी का। और इसे जारी किया था किसने? इसे जारी किया था शेरशाह, शेरशाह सूरी। चांदी का रुपया, यह तो सुने ही होगे आप लोग, कैसे गलती करते हैं। और यह रुपया मुगल काल में भी बना रहा और आगे ब्रिटिश शासन काल में भी बना रहा। आज भी धनतेरस को लोग जाते हैं तो विक्टोरियाई कॉइन खरीदते हैं, वह चांदी का ही तो होता है ना, या सोने का होता है। कैसे गलत कर रहे हो आप लोग। दूसरा, आप बांध देखें, यह आपको तांबे का सिक्का था या मुगल कालीन सिक्का था, तांबा का बना था, प्रचलन में बहुत कम था। जलाली जो था यह आपको चांदी का था, जलाली। जलाली और इलाही भी था, इलाही सिक्का भी, यह भी आपको चांदी का था। इलाही भी चांदी का और जलाली भी चांदी का। और संसब जो था यह आपको सोना का था, गोल्ड कॉइन था, सोना गोल्ड कॉइन था। कैसे गलती हो सकता है। अब जलाली जो था वह आपको वर्गाकार था, जलाली सिक्का कैसा था? यह ऐसा वर्गाकार था चांदी का, और इलाही सिक्का ऐसा था, वृत्ताकार था। यह ध्यान भी रखना है, यह भी ध्यान रखना है। एक और सिक्का चलाया था जहांगीर ने। अब ये देखो, यह जो संसब जो चलाया था यह आपको अकबर ने चलाया था। जलाली और इलाही भी किसने चलाया था? यह आपको अकबर ने चलाया था। और एक सिक्का जहांगीर ने चलाया था, आपको निसार कहलाता था, वह भी चांदी का सिक्का है, निसार। तो ये सब सिक्का को आपको याद रखना है। यह भी आपको चांदी का सिक्का है, निसार, यह निसार। इसके साथ साथ आपको एक और सिक्का चलाया गया था, आना। आना नहीं सुनते हो? एक आना, दो आना, चार आना। यह आपको शाहजहां ने चलाया था, यह भी चांदी का सिक्का था। तो कभी अगर ऐसे पूछ दे कि इनमें से कौन सा चांदी का सिक्का है, तो निसार, आना, जलाली, इलाही, ये सारे रुपया, ये सारे क्या है? ये सारे चांदी के सिक्के हैं, ये सारे चांदी के सिक्के हैं। यह आपको याद रखना है। यह निसार आपको जहांगीर ने चलाया था और आना शाहजहां ने चलाया था। संसब, जलाली और इलाही आपको अकबर ने चलाया था, अकबर ने चलाया था। अब हां, तो इन सारी चीजों को आप सभी को ध्यान रखना है, क्योंकि ऐसे प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं और ये रिपीटेटेड क्वेश्चन है, पूछा हुआ प्रश्न भी है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। मिर्जा की उपाधि, मिर्जा की उपाधि आमतौर पर किसके लिए आरक्षित थी, रिजर्व था? द टाइटल ऑफ मिर्जा वाज जनरली रिजर्व्ड फॉर गवर्नर, प्रिंसेज, काजी या ऑथर्स? राज्यपाल, राजकुमार, काजी या लेखक? मिर्जा की उपाधि आप लोगों ने सुना भी होगा। कोई ऐसा शासक था क्या राजस्थान का जिसको मिर्जा की उपाधि दिया गया था? आमेर के राजा जय सिंह थे, उन्हें मिर्जा राजा जय सिंह की उपाधि दी गई थी ना, यह तो आप लोगों ने सुना होगा। आमेर के शासक जय सिंह को जहांदार शाह ने मिर्जा की उपाधि दी थी और उसके बाद फिर वह मिर्जा राजा जय सिंह के नाम से जाने गए थे, मिर्जा राजा जय सिंह। सवाई की भी उपाधि थी। तो यह आपको राजकुमारों को प्राय प्रदान की जाती थी। अब चूंकि वह भी तो आमेर तो मुगल राज परिवार से संबंधित था, इसलिए उनको मिर्जा की उपाधि दी गई थी, आमेर के राजा जय सिंह को। ठीक है, तो यह आपको राजकुमार, बिल्कुल बिल्कुल सही, राजकुमार। गलत जा रहे थे ना सभी लोग। तो ऐसे प्रश्न को, ये चूंकि फैक्चुअल प्रश्न है और फैक्चुअल प्रश्न को बच्चों आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित पर विचार करें और सही का चयन करें। सही का, अकीका या अफीका भी कहा जाता है, बच्चे के जन्म से जुड़ा एक संस्कार था। इसको थोड़ा ध्यान से आप लोग सुनना, ध्यान से सुनना। ऐसे भी प्रश्न आपको सोसाइटी पे, मुगल समाज पे प्रश्न है। अकीका या अफीका भी कहा जाता है, मैं बार बार कह रहा हूं। बच्चे के जन्म से जुड़ा एक संस्कार था। बिस्मिल्लाह शिक्षा की शुरुआत थी। बिस्मिल्लाह। मृत्यु के 40वें दिन चेहल्लुम मनाया जाता था। अब यह है कि कौन सा इसमें से सही है भाई, कौन सा सही है? ठीक है, चलो ठीक है अमित। तो यहां पे आप देखो कि निम्नलिखित पर विचार करें और सही का चयन करें। सही का चयन करें, जल्दी से इसे बताओ। अकीका वाज ए राइट कनेक्टेड विथ द बर्थ ऑफ ए चाइल्ड
बिस्मिल्लाह वाज द बिगिनिंग ऑफ एजुकेशन, चेहल्लुम वाज ऑब्जर्व्ड ऑन द 14th डे आफ्टर डेथ, ऑल द एबव। कौन सा इसमें से सही है, कौन सा सही है? कोई बात नहीं, बहुत सारे लोग तो इसमें जान भी नहीं रहे होंगे। ये अकीका, अब इन सब चीजों को ध्यान रखना है। एक बार तो अब चाहे किताबों में पढ़ो या यहां बता दिया जाए, याद तो रहेगा ना कि भाई अकीका क्या होता था। तो बच्चे के जन्म से जुड़ा एक संस्कार होता था, जैसे हिंदुओं में भी तो होता है ना बहुत सारा सामाजिक संस्कार, तो वही मुस्लिम संस्कार से समझ दिया है। तो अकीका बच्चे के जन्म से जुड़ा एक संस्कार था। बिस्मिल्लाह क्या था? यह आपको शिक्षा की शुरुआत, इसे बिस्मिल्लाह कहा जाता था। और चेहल्लुम क्या था? तो मृत्यु के 40वें दिन यह आपको मनाया जाता था चेहल्लुम। ठीक है, तो इसमें सभी सही है। तो यह आपको 3 टर्म यहां पे मिला, बिस्मिल्लाह, चेहल्लुम और अकीका। अब इसको आपको याद रख लेना है। अब इसमें कौन सा रॉकेट साइंस लगा हुआ है कि याद ही नहीं होगा। एक बार आपने सुन लिया कि अकीका जन्म से जुड़ा संस्कार, बिस्मिल्लाह शिक्षा से जुड़ा और चेहल्लुम मृत्यु से संबंधित, हो गया आपको याद। अब इसमें तो कोई ऐसी चीजें है नहीं कि जो याद नहीं हो सकता है। यानी कौन सा सही है? तो उपयुक्त सभी तीनों ही सही हैं। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। अब आप देखो तो मुगल इकोनॉमिक्स से रिलेटेड प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल जिन्स ए कामिल के नाम से जानी जाती थी? जिन्स ए कामिल, जिन्स ए कामिल किस फसल को कहा जाता था? विच एमंग द फॉलोइंग क्रॉप्स वाज नोन एज जिन्स ए कामिल? एक देखो, एक तो जिन्स फसल होता है, जिन्स फसल, जिन्स फसल, एक रबी फसल, खरीफ फसल, जिन्स फसल। अब यहां पे आपको पूछा जा रहा है कि जिन्स ए कामिल के नाम से कौन जाना जाता था? जिन्स ए कामिल, टर्म पर ध्यान देना है। जिन्स ए कामिल, गेहूं, कपास, चावल या नील, वीट, कॉटन, राइस या इंडिगो। अब किन्हें आपको जिन्स ए कामिल कहा जाता था? जल्दी से कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताएंगे। कपास और गन्ना किसे कहा जाता था? कपास और गन्ना, इसे आपको जिन्स ए कामिल कहा जाता था। ऐसे नील भी आता है जिन्स फसल में ही, लेकिन जिन्स ए कामिल के नाम से यह नहीं जाना जाता था। जिन्स फसल में आता है, नील आता है। ठीक है, चावल तो नहीं आएगा, गेहूं तो नहीं आएगा। तो इस तरीके से कपास और गन्ना को जिन्स ए कामिल के नाम से उसे संबोधित किया गया है। अब यह याद रखना है, कपास और गन्ना, इसे जिन्स ए कामिल कहा जाता था। तो बी बिल्कुल सही आंसर है। कुछ लोगों ने, आप लोगों ने इसमें से बी लगाया है, अच्छी बात है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर, हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्न है। हुंडी, हुंडी नाम सुने होंगे, एक छूट पर समय की अवधि के बाद साख पत्र था। हुंडी एक साख पत्र था। सराफ हुंडियों से निपटने में माहिर थे। सराफ ये व्यापारी होते थे, सराफ व्यापारी। तो यही सराफ हुंडियों से निपटने में, यानी द सराफ वेर स्पेशलाइज्ड इन डीलिंग विथ, यानी हुंडियों से संबंधित ये विशेष जानकार थे सराफ। अब यह आपसे पूछा जा रहा है, नीचे दिए गए कूटों में से सही विकल्प का चयन करें। सही विकल्प का चयन करें। अब इसमें से कौन सा सही है? हुंडी एक साख पत्र था जो समय की अवधि के बाद दिया जाता था, हुंडी। ठीक है, हाँ, तो समय की अवधि के बाद ये एक साख पत्र था, बिल्कुल सही है। हुंडी एक साख पत्र था। हुंडी भी जारी किया जाता था बड़े व्यापार के लिए, बड़े व्यापार के लिए हुंडी जारी किया जाता था। और हुंडी जारी करने का काम सराफ करते थे, जो एक व्यापारी थे। ये इसके जानकार माने जाते थे, ये इसके विशेषज्ञ माने जाते थे। सराफ यही आपको हुंडी जारी किया करता था। तो बिल्कुल सही आप लोगों ने इसमें दिया है। इसका सही ऑप्शन 11 का सी होगा। अब यह आर्थिक गतिविधियों से संबंधित प्रश्न है और ऐसे प्रश्न बच्चों पूछे अवश्य जाते हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। मुगल काल के दौरान गंज ए सवाई, यह क्या था? ये पूछा हुआ प्रश्न है। ये तो प्रश्न पूछा हुआ है और मुझे लग रहा है कि यूपीएससी या यूपीपीसीएस किसी न किसी एग्जाम में पूछा है। मैं जो क्वेश्चन बैंक को मैं जो देख पाया था, तो मुझे लग रहा है ये यूपीपीसीएस में ज्यादातर संभावना है कि यह प्रश्न शायद पूछा गया था। ठीक है, अब ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, मुगल काल के दौरान गंज ए सवाई क्या था? गंज ए सवाई ड्यूरिंग मुगल पीरियड वाज शीप कैनन,
या हाथी सेना, एलिफेंट इन्फेंट्री, या वह जगह जहां हथियार रखे जाते थे। यह देखो, यह एक जहाज था बच्चों, और इस जहाज को लूटा भी गया था। इस जहाज को लूटा गया था, यह मुगलों का एक जहाज था। अकबर इसमें थोड़ा आगे बढ़ा था जहाज उहाज निर्माण के क्षेत्र में, तकनीक के क्षेत्र में, लेकिन जितना विकास करना चाहिए था आगे उसके उत्तराधिकारियों नहीं कर पाए। और नहीं तो फिर भारत यूरोपियों का उपनिवेश नहीं होता, हम लोग गुलाम नहीं होते। अगर थोड़ा तकनीकी रूप में मुगल मजबूत हो जाते, समुद्र पर उनकी पकड़ हो जाती, तो हम लोग उपनिवेश नहीं होते, गुलाम नहीं होते। तकनीकी रूप से मुगल पिछड़ गए थे। तो गंज ए सवाई आपको एक जहाज का नाम था, जहाज का नाम था। जैसे आप देखते हो कि एक जहाज आपको, हेक्टर भी एक जहाज है, और उसी जहाज से आपको विलियम हॉकिंस आता है, हेक्टर जहाज से सूरत जब पहुंचता है। वह भी पूछ दिया जाता है कि विलियम हॉकिंस जब जहांगीर के दरबार में आया था तो किस जहाज से वह सूरत पहुंचा था, तो हेक्टर जहाज से पहुंचा था। तो यहाँ पे गंज ए सवाई क्या है, यह एक जहाज है। क्लियर है? अब ये सब फैक्चुअल प्रश्न है, इन सब चीजों को तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग रिलीजन को देख लें, मुगलों के संदर्भ में, उस समय के संदर्भ में। अब यह प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नवसारी के दस्तूर मेहरजी राणा, नाम सुने होंगे मेहरजी राणा, एक पारसी पुजारी थे जो अकबर के दरबार में आए थे। ठीक है, ध्यानपूर्वक, ठीक है। हां, तो मेहरजी राणा एक पारसी पुजारी थे जो अकबर के दरबार में आए थे। ठीक है, उनके प्रभाव में अकबर सूर्य प्रकाश और अग्नि के प्रति श्रद्धा प्रकट करने लगा। अब इसमें से सही विकल्प का चयन करें। दस्तूर मेहरजी राणा ऑफ नवसारी was a Zoroastrian priest who visited Akbar's court. Second है, under his influence Akbar began to show reverence to the sun, light and fire. अब मेहरजी राणा से पूछा जा रहा है, और अब आप देखो अकबर जब 1575 में इबादत खाने का निर्माण करता है तो पहले तो उसमें जो इस्लाम धर्म के जानकार थे उनको बुलाया, लेकिन आगे जाकर 1578 में वह अन्य धर्मों को भी जानने का प्रयास करता है, और इसके लिए इबादत खाने का दरवाजा सभी धर्म संप्रदाय के लिए खोल देता है और सबको आमंत्रित करता है। उसमें पारसी समुदाय से भी आते हैं, उसमें ईसाई समुदाय से भी आते हैं, उसमें जैन समुदाय से भी आते हैं, हिंदू संत भी आते हैं, सभी लोग आते हैं। तो इसमें पारसी समुदाय की ओर से आने वाले मेहरजी राणा थे, और अकबर इनसे बहुत प्रभावित हुआ, और इनसे प्रभावित होकर ही अकबर ने सूर्य प्रकाश और अग्नि के प्रति, उसके बाद अबुल फजल ने बताया भी है अकबरनामा में कि अकबर अपने दरबार में हमेशा अग्नि को जलाकर रखा। इनके प्रभाव से ही देखते होंगे, मूवी में भी आप लोगों ने देखा होगा कि आपको दरबार में अग्नि जो है वह लौ की प्रज्वला जलती रह रही है। यह आपको पारसी प्रभाव है, यह पारसी प्रभाव है। बीच में नहीं होता है बड़ा सा ऊंचा सा खंभे जैसा होता है, उसमें अग्नि जल रही है। तो इसका उल्लेख अबुल फजल ने भी किया है अकबरनामा में। तो यह हम लोग देख रहे हैं कि दस्तूर मेहरजी राणा एक पारसी पुजारी थे और अकबर के दरबार में आए थे, इबादत खाने में आए थे, और अकबर इनसे प्रभावित होकर ही सूर्य प्रकाश और अग्नि के प्रति श्रद्धा प्रकट करने लगा। तो बिल्कुल इसका आंसर सी होगा। ठीक है, हाँ, सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर सी होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बच्चों आते हैं। अकबर के दरबार में ईसाई मिशनरियों में से कौन आया था? ईसाई मिशनरी में से एक्वा विवाह, क्रिस्टोफर डिवागा, इमैनुअल पिनहेरो या उपरोक्त सभी ईसाई मिशनरी में से कौन आया था अकबर के दरबार में? अब यह नहीं पूछा जा रहा है इबादत खाना में, नहीं पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है अकबर के दरबार में ईसाई मिशनरी में से कौन आया? अकबर के दरबार में ईसाई मिशनरी में से कौन आए थे?
ईसाई मिशनरियों में से जैसे बहुत सारे धर्म संप्रदाय के तो लोग आते ही हैं, लेकिन यहां पे ध्यान रखना, यह नहीं पूछ रहा है कि इबादत खाने में किसको बुलाया गया था। इबादत खाने के विषय में नहीं पूछा जा रहा है। एक्वावीरा और मोंसेराट, एक्वावीरा एवं मोंसेराट यह कब आते हैं बच्चों? यह आपको आते हैं अकबर के दरबार में प्रथम मिशन के रूप में। ये सब पुर्तगाली थे, ये सभी पुर्तगाली थे। एक्वावीरा एवं मोंसेराट ये आए थे ना इबादत खाने में आए थे। और जो दोबारा फिर आते हैं लोग, तो डी वागा यह भी याद रखना है, और पिनहेरो ये भी आपको अकबर के दरबार में आते हैं, ये भी अकबर के दरबार में आते हैं। और ये सभी ईसाई मिशनरीज हैं। पहला जो ईसाई मिशनरी आया था वह एक्वावीरा एवं मोंसेराट के रूप में, उस समय अकबर इबादत खाने का निर्माण किया था और उसका दरवाजा सभी धर्म संप्रदाय के लिए खोला था। तो उसमें ईसाई मिशनरी की ओर से एक्वावीरा एवं मोंसेराट, इधर हिंदू संत की ओर से आप देख रहे हो तो पुरुषोत्तम आ रहे हैं, और उधर आप देखो तो जीन प्रभा सूरी हैं, उधर आप देखो तो पारसी समुदाय की ओर से मेहर जी राणा है, और हिंदू संत की ओर से पुरुषोत्तम एवं देवी हैं। तो यह ध्यान रखना है, इसमें उपयुक्त सभी होगा। यह भी एक नाम याद रखना, मोंसेराट भी एक बार। हाँ, यह पूछा जाए कि अकबर ने इबादत खाने में किनको आमंत्रित किया था ईसाई मिशनरी की ओर से, तो एक्वावीरा और मोंसेराट ये सभी पुर्तगीज हैं, ईसाई मिशनरी के रूप में आते हैं। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर बच्चों हम लोग आते हैं। शाहजहां ने किन गैर इस्लामिक प्रथाओं को जारी रखा? शाहजहां ने कौन सी गैर इस्लामिक प्रथा को जारी रखा? झरोखा दर्शन, तुलादान, तिलक, तिलक समझ रहे ना, माथे पर जो तिलक लगाना, या उपयुक्त सभी। शाहजहां कंटिन्यूड सम ऑफ द नॉन इस्लामिक प्रैक्टिसेज ऑफ झरोखा दर्शन, तुलादान, तिलक, या ऑल द एबव। अब कुछ सारी गैर इस्लामिक प्रथा हैं, चाहे झरोखा दर्शन हो, तुलादान हो या तिलक हो, ये सारे इस्लामिक प्रथा नहीं है, इस्लामिक प्रथा नहीं है, ये सभी गैर इस्लामिक प्रथा हैं। अब पूछा जा रहा है कि शाहजहां ने इनमें से किसको जारी रखा था, किनको जारी रखा था? आपको शाहजहां ने जारी रखा था, जिसे बंद कराने का काम औरंगजेब ने किया था। औरंगजेब ने इन सबको प्रतिबंधित कर दिया था। क्लियर है? नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। बाबर द्वारा निर्मित मस्जिद जो अभी भी बची हुई है, मॉस्क्यू बिल्ट बाय बाबर दैट स्टिल सर्वाइव्ड इज जामा मस्जिद एट संभल, संभल का जामा मस्जिद, किला एक कोहना मस्जिद, मोती मस्जिद, या उपयुक्त सभी। अब कौन सा मस्जिद है जो बाबर के द्वारा निर्मित है और अभी भी बची हुई है, जिसका निर्माण बाबर ने किया था? इसका आंसर तो आप लोग की ओर से सही आना चाहिए ही, कि कौन सी ऐसी मस्जिद है जिसका निर्माण बाबर ने किया था और अभी भी वह मस्जिद बची हुई है। अब किला एक कोहना मस्जिद, क्या यह बाबर के द्वारा निर्मित है? नहीं है ना। मोती मस्जिद किसके द्वारा निर्मित है? औरंगजेब के द्वारा निर्मित है, और यह लाल किला में आप देख सकते हो। और संभल का जामा मस्जिद और पानीपत का काबुली बाग मस्जिद, दो मस्जिद ध्यान रखना, संभल का जामा मस्जिद एवं पानीपत का काबुली बाग मस्जिद, काबुली बाग मस्जिद, ये दोनों मस्जिद का निर्माण बाबर ने किया था और यह मस्जिद आज भी है। किला एक कोहना मस्जिद यह शेर शाह ने किया था, शेर शाह ने किया था किला एक कोहना। इसमें जो हुमायूं ने बनाया था ना, दीन पना धर्म का शरण स्थली, उसी में किला एक कोहना। मोती मस्जिद यह औरंगजेब ने किया था लाल किला के अंदर, मोती मस्जिद सफेद संगमरमर से। तो इस प्रकार से संभल का जामा मस्जिद, यह सही होगा बच्चों, ये सही नहीं है। हाँ ये बिल्कुल ये सही है। तो ये जो आप लोग दे रहे हो बिल्कुल सही आप लोग बता रहे हो, कुछ लोग डी और सी भी मारे हैं। चलिए, तो यह बाबर द्वारा निर्मित मस्जिद है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। हुमायूं के मकबरे के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, हुमायूं के मकबरा के विषय में पूछा गया है। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा महम अनगा की देखरेख में बनाया गया था।
हुमायूं टॉम्ब एट दिल्ली वाज कंस्ट्रक्टेड अंडर द सुपरविजन ऑफ महम अनगा। यह भारत में एक दोहरी गुंबद का सबसे पहला उदाहरण है। इट इज एन अर्लियरेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ए डबल डोम इन इंडिया। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोट्स गिवन बिलो। ओनली वन, ओनली टू, वन एंड टू, नन ऑफ द एबव। केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं। अब इसका तो सही आना ही चाहिए आप लोगों की ओर से। और विनय ने दिया है सी, मैं देखूं। भावना ने दिया है सी, ऋतिक ने दिया है ए। जल्दी से कमेंट सेक्शन में आप लोग इसका आंसर बताएं, जल्दी से बताएं, और मैं उम्मीद करूंगा कि इसका आंसर आप लोग की ओर से सही आए। बिल्कुल दिल्ली में ही है हुमायूं का मकबरा, लेकिन क्या इसका निर्माण महम अनगा ने किया था क्या? ठीक है, यह भी हुमायूं की विधवा है, लेकिन इसका निर्माण किसने किया था? हुमायूं के मकबरे का निर्माण किसने किया था? महम अनगा ने किया था। महम अनगा ने किया था ना, महम अनगा ने किया था। ठीक, यह भारत में दोहरी गुंबद का सबसे पहला उदाहरण है। दोहरी गुंबद, इसका तो मैंने चर्चा भी किया था पिछले क्लास में। पिछले क्लास में मैंने चर्चा किया था। महम अनगा ने किया था या किसने किया था? हाजी बेगम ने किया था, महम अनगा ने किया था, किसने किया था? हाजी बेगम। हाजी बेगम ने किया है ना। हुमायूं के मकबरे का निर्माण महम अनगा ने नहीं किया है। महम अनगा अकबर की धाय मां है, हाजी बेगम उसकी विधवा। हां, हमीदा बानो बेगम तो अकबर की मां है। हमीदा बानो बेगम तो अकबर की मां है ना। हमीदा बानो बेगम कहां कर रही है? हाजी बेगम के द्वारा किया जा रहा है हुमायूं के मकबरे का निर्माण। हाजी बेगम है, तो कैसे इसको आप लोगों ने सही माना? दिल्ली में तो है, यहीं गलती हुआ या नहीं हुआ? ऐसे प्रश्न गलत होते हैं, ऐसे प्रश्न गलत होते हैं। और एक केवल और केवल जल्दबाजी में होता है कि आपने पूरा प्रश्न को ध्यान से सुना ही नहीं, पूरे प्रश्न को ध्यान से सुना ही नहीं। इसका निर्माण हाजी बेगम के द्वारा किया जा रहा है, महम अनगा के द्वारा नहीं। यह भारत में दोहरी गुंबद का पहला उदाहरण है। इसी के तर्ज पर आगे चलकर शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण किया था। ठीक है, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा महम अनगा की देखरेख में बनाया गया था, हाजी बेगम की देखरेख में बनाया गया था भाई, महम अनगा नहीं, हाजी बेगम की देखरेख में बनाया गया। यह इसका सही होगा ना। और यह भारत में दोहरी गुंबद का सबसे पहला उदाहरण है, बिल्कुल सही है। केवल दो होगा, क्या दिक्कत है? केवल दो होगा इसमें। तो ऐसे प्रश्न को थोड़ी सावधानी से करें, जल्दबाजी दिखाओगे गलतियां होंगी। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब यह भी प्रश्न आपका गलत नहीं होना चाहिए। बुलंद दरवाजा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बुलंद दरवाजा, ठीक है, हां, बुलंद दरवाजा सफेद संगमरमर के साथ लाल और पीले बलुए पत्थर का इस्तेमाल किया गया था। यह द्वार एक अर्ध गुंबद वाले द्वार की शैली में है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बुलंद दरवाजा। रेड एंड येलो सैंडस्टोन विथ व्हाइट मार्बल was used. The gate is in the style of what is called a half dome portal. Choose the correct option from the quotes given below. Only one, only two, one and two, none of the above. केवल एक और दो, केवल दो उपयुक्त में से कोई नहीं। जल्दी से आंसर इसका आप लोग देंगे। बुलंद दरवाजा यह गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया गया था ना, यह तो पता है सभी लोगों को, और कल्चर में ये आपको दिखाया भी जाएगा, पढ़ाया भी जाएगा। उसको आप देखो तो सफेद संगमरमर यानी लाल और पीले बलुए पत्थर का इस्तेमाल किया गया। रेड एंड येलो सैंडस्टोन विथ व्हाइट मार्बल। सफेद संगमरमर भी उसमें बीच बीच में आपको सफेद संगमरमर भी आपको दिखाई देगा, कभी पिक्चर में आप देखना।
यह द्वार एक अर्ध गुंबद वाले द्वार की शैली में, अर्ध गुंबदीय शैली है, अर्ध गुंबदीय, और यह गुजरात विजय के उपलक्ष्य में किया गया था। बिल्कुल इसमें, अच्छा सी ऐसे हो गया है, हाँ, तो सी इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर सी होगा। इसमें सी ऊपर नीचे हो गया है, हाँ सी 1 और 2, ठीक है 1 और 2, तो जहां भी 1 और 2 है वह आपका सही आंसर होगा। नहीं, ओनली 1 नहीं होगा, नहीं, डाउट नहीं होना चाहिए विनय, डाउट, कोई डाउट इसमें नहीं है, डाउट ही नहीं है, कोई डाउट क्यों होगा, बिल्कुल डाउट नहीं है। चलिए, तो यह लाल और पीले बलुआ पत्थर के साथ साथ सफेद संगमरमर का भी उपयोग इसमें हुआ है, और यह अर्ध गुंबद वाले द्वार की शैली में, अर्ध गुंबदीय शैली में आपको यह निर्मित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। सबसे पुरानी इमारत जिसमें पित्रा दिउरा का इस्तेमाल किया गया था, मुगल काल की सबसे पुरानी इमारत, सबसे पहली इमारत, यानी अर्लियरेस्ट बिल्डिंग इन विच पित्रा दिउरा यूज्ड वाज हुमायूं टॉम, हुमायूं का मकबरा, ताजमहल, इमादुद्दौला का मकबरा या जामा मस्जिद। इसका तो आंसर आप लोग कम से कम दो। सबसे पुरानी इमारत जिसमें पित्रा दिउरा, मैंने कल भी चर्चा किया था, पित्रा दिउरा एक बेशकीमती पत्थर होता था, और सबसे पहले उसमें किसमें, एतमादुद्दौला का मकबरा, और एतमादुद्दौला का मकबरा, यह जो इमादुद्दौला नहीं एतमादुद्दौला होगा, एतमादुद्दौला, तो एतमादुद्दौला का जो मकबरा है यह नूरजहां के द्वारा निर्मित किया गया है। ये नूरजहां का पिता थे मिर्जा गियास बेग, एतमादुद्दौला, एतमादुद्दौला है ना, एतमादुद्दौला, तो यह आपको नूरजहां के पिता थे मिर्जा गियास बेग, यह आपको मिर्जा गियास बेग, यह नूरजहां के पिता थे, और नूरजहां अपने पिता के मकबरा का जो निर्माण करवाई, इसी में सबसे पहली बार पित्रा दिउरा का उपयोग किया जाता है। एक बड़ा ही कीमती पत्थर होता था जिसपे फूल पत्तियां उस पे आपको अलंकृत होती थी, और यही आप ताजमहल में भी देखोगे। तो यह सबसे पहला, कल ही मैंने इस पे चर्चा भी किया है, यह आपको भारत का सबसे पहला इमारत मुगल कालीन जिसमें पित्रा दिउरा पत्थर का इस्तेमाल किया गया है, वह एतमादुद्दौला का मकबरा, नूरजहां के पिता का मकबरा, जिसका निर्माण नूरजहां ने किया है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। कश्मीर में निशांत बाग निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के द्वारा बनाया गया? निशांत बाग कश्मीर का, शालीमार बाग, निशांत बाग, ये सारे बहुत सारे मुगल, तो मुगल शासक थोड़ा प्रकृति प्रेमी तो थे ही, प्रकृति प्रेमी तो थे ही। जैसे आराम बाग आप देख रहे हो, बाबर ने भी बनाया था आगरा में, आराम बाग वहीं दफनाया भी गया था पहले बाबर को। अब निशांत बाग किस मुगल सम्राट द्वारा बनाया गया था? जहांगीर, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब। कौन सा सही होगा? निशांत बाग। फैक्चुअल प्रश्न है। गया कश्मीर का जो निशांत बाग है ना, यह कश्मीर का निशांत बाग जहांगीर के द्वारा निर्मित किया गया है, यह ध्यान रखना है। ये सब तो फैक्चुअल प्रश्न है ना, फैक्चुअल प्रश्न है। चलिए आते हैं अब थोड़ा सा मुगल चित्रकला की ओर भी। चित्रकला में अकबर द्वारा शुरू की गई पहली प्रमुख परियोजना क्या थी? सबसे पहली प्रोजेक्ट इन पेंटिंग द फर्स्ट मेजर प्रोजेक्ट अंडर टेकन बाय अकबर वाज तूतीनामा, बाबरनामा, रज्मनामा या हमजनामा। अकबर के द्वारा चित्रकला की शुरुआत की गई है, मुगल कालीन चित्रकला, और सबसे पहली चित्रकारिता अकबर ने किसकी करवाई? किसकी करवाई? यह प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। अब इसका आप लोग जल्दी से आंसर देंगे। अकबर के द्वारा शुरू की गई सबसे पहली जो परियोजना थी वह है हमजनामा। हमजनामा, हमजनामा, यह आपको हमजा के विषयों का अरबी काव्य है। हमजा जो पौराणिक महापुरुष हैं उनका चित्रण, और यह मीर सैयद अली और अब्दुल समद के द्वारा इनका चित्र बनाया गया था। हमजनामा पांडुलिपि चित्रण है, हमजनामा हमजा के विषयों का चित्रण, अरबी काव्य, इसका चित्र बनवाया अकबर ने। तो सबसे पहला प्रोजेक्ट अकबर का यही है चित्रकला के संदर्भ में बच्चों, और यह डी होगा, डी होगा, ना कि तूतीनामा और
बाबरनामा नहीं होगा और रज्मनामा नहीं होगा, यह आपका डी होगा, हमजनामा। ठीक है, जो हमजा के विषयों का चित्रण था। चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न। जहांगीर के शासन काल के दौरान पांडुलिपियां व्यक्तिगत चित्रों की तुलना में कम महत्वपूर्ण हो गई। पांडुलिपि चित्रण व्यक्तिगत चित्रों की तुलना में कम महत्वपूर्ण हो गई, क्योंकि अकबर के समय में पांडुलिपि चित्रण, वो हमजनामा पांडुलिपि चित्रण है, ध्यान देना है। ड्यूरिंग जहांगीर रूल मैन्युस्क्रिप्ट बिकेम लेस इंपॉर्टेंट देन इंडिविजुअल पिक्चर्स। सेकेंड स्टेटमेंट है कि ब्रश का कार्य बेहतर हो गया और रंग हल्के हो गए। ब्रश वर्क बिकम थिनर एंड द कलर्स लाइटर। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोट्स गिवन बिलो। अब जहांगीर चित्रकला के क्षेत्र में इसकी व्यापक प्रसिद्धि है, चित्रकला के क्षेत्र में जहांगीर का। और पूछा जा रहा है कि जहांगीर के शासन के दौरान पांडुलिपि चित्रण व्यक्तिगत चित्रों की तुलना में अब कम महत्वपूर्ण हो गई। क्या यह सही है? दूसरा स्टेटमेंट है कि ब्रश का कार्य, जो चित्र बनाने के लिए जो ब्रश का कार्य अब थोड़े बेहतर हो गया और रंग हल्के हो गए। शासन काल में पांडुलिपि चित्रण की तुलना में अब जो व्यक्तिगत चित्र है एक कम महत्व, यानी पांडुलिपि व्यक्तिगत चित्रों की तुलना में कम महत्वपूर्ण हो गई। अब पांडुलिपि चित्रण आपको अब सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या होगा? व्यक्तिगत चित्रण। जहांगीर इस पर विशेष बल दिया, व्यक्तिगत चित्रण पर, छवि चित्रण जिसे कहा जाता है, छवि चित्रण। और ब्रश का कार्य भी बेहतर हो गया। अब ब्रश, चौड़े ब्रश का इस्तेमाल किया जाने लगा। चौड़े ब्रश का इस्तेमाल, पहले गोल ब्रश का इस्तेमाल किया जाता था, अब चौड़े ब्रश का इस्तेमाल चित्रकला में किया जाने लगा। बॉर्डर भी छोड़े जाने लगे दोनों ओर, ऐसे बॉर्डर भी छोड़े जाने लगे ऐसे, और इसमें आपको भी चित्र आपको बनाए जाने लगे। तो चौड़े ब्रश का भी उपयोग किया जाने लगा, बॉर्डर भी छोड़ने लगा, इसके बीच में चित्र बनाए जाने लगे। तो यह जहांगीर कालीन चित्रकला में हम लोग देखते हैं। तो बिल्कुल इसमें सी होगा, ए और बी दोनों ही सही, एक और दो दोनों ही सही होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बच्चों हम लोग आते हैं। यह म्यूजिक से संबंधित प्रश्न है और आज के सेशन का यह अंतिम प्रश्न है। आज के सेशन का यह अंतिम प्रश्न है, तो इस प्रश्न को भी थोड़ा आप लोग सही से बताएंगे। मियां तानसेन, तानसेन का नाम आप लोग सुने होंगे। मूल नाम क्या था मियां तानसेन का? मकरंद पांडे, राजा रामनंद, रामतनु पांडे या भगत? ओरिजिनल नेम ऑफ मियां तानसेन वाज मकरंद पांडे, राजा रामचंद्र, रामतनु पांडे या भगत? अब ये तो आप लोग की ओर से सही आना चाहिए। यह आज के सेशन का अंतिम प्रश्न है, आज के सेशन का अंतिम प्रश्न है। और अंत भला तो सब भला, तो जल्दी से आप लोग इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिख कर बताएं कि तानसेन का वास्तविक नाम क्या था। मियां तानसेन का वास्तविक नाम क्या था? जल्दी से आप लोग बताएं। बिल्कुल आप लोग सही बता रहे हो। इनका तानसेन का जो नाम था वह रामतनु पांडे ही था, और यह ग्वालियर के रीवा के राजा रामचंद्र के दरबार में रहते थे। किसके दरबार में? यह रामचंद्र के दरबार में रहते थे। बहुत बड़े संगीतकार थे तानसेन। जब अकबर को इसके विषय में जानकारी मिली कि रीवा के राजा, ग्वालियर में जो रीवा एमपी में, रीवा के राजा रामचंद्र के दरबार में एक बड़े संगीतकार हैं, तो अकबर बड़ा विद्वानों को, सभी कलाकारों को वह आमंत्रित करता था। वह रामचंद्र से, जो वहां के शासक थे, उनसे तानसेन की मांग किया। अकबर ने बोला कि तानसेन को आप मुझे दे दो। अब ना दें तब भी मुश्किल, और दे दें तब उनका मन ना लगे। अब ऐसी स्थिति में करे तो क्या करे? तो उन्होंने तानसेन को भेज दिया, यानी रामतनु पांडे को भेज दिया। और यही रामतनु पांडे को अकबर ने तानसेन के नाम से संबोधित किया था। इन्होंने वीणा का आविष्कार, कहा जाता है कि जो रुद्र वीणा है, तो रुद्र वीणा का आविष्कार इन्होंने ही, तानसेन ने किया था। और दो नए रागों का भी आविष्कार किया था। इनके द्वारा दो नए राग, एक आपको मियां की तोड़ी और मियां की मल्हार, इन दो नए रागों का आविष्कार भी तानसेन ने किया। कौन सा? तो राग, दो राग है, एक है मियां की तोड़ी, मियां की तोड़ी, और दूसरा राग है मियां की मल्हार, मियां की मल्हार। ये दो नए रागों का आविष्कार भी तानसेन ने किया है। तो यह आपको आज का सेशन था, और आज आप लोगों ने बहुत अच्छे से इसको आंसर दिया। अब कल बच्चों हम लोग जो देखेंगे
कल हमारा मुगल पाठ का अंतिम क्लास है और वह होगा आपको मराठा से रिलेटेड, लेकिन मराठा में पेशवा से रिलेटेड नहीं होगा, शिवाजी से संबंधित होगा, शिवाजी के प्रशासन से संबंधित होगा, यानी प्रारंभिक जो मराठा जो शासन है साहू जी से संबंधित होगा। तो इन सब से संबंधित प्रश्न होगा। पेशवा से संबंधित भी प्रश्न एक आध हो सकता है, लेकिन पेशवा प्रशासन चूंकि मॉडर्न इंडिया से जुड़ा हुआ है तो यहां भी थोड़ा बहुत पेशवा प्रशासन से होगा। बालाजी विश्वनाथ होंगे, बाजीराव प्रथम होगा, बाजीराव द्वितीय होगा, रघुनाथ राव होगा। तो इन सब से यानी पेशवा प्रशासन भी आप लोग को देखना है, मराठा प्रशासन, शिवाजी एवं पेशवा। तो कल हम लोग उससे संबंधित प्रश्न को देखेंगे और उसके बाद हम लोग मॉडर्न इंडिया में प्रवेश कर जाएंगे। यानी कल के बाद नेक्स्ट क्लास से हम लोग मॉडर्न इंडिया में प्रवेश करेंगे। कल तक हम लोग मिडाइवल इंडिया में हैं, क्योंकि शिवाजी वाला जो सेक्शन है वो मिडाइवल का ही पार्ट है। और मराठा पेशवा का भी हम लोग शासनकाल को थोड़ा बहुत देख लेंगे, जो मुगल पीरियड से संबंधित है, लेटर मुगल पीरियड जिसे आप कह सकते हो, लेटर मुगल पीरियड, उत्तरवर्ती मुगल काल। उसके बाद हम लोग मॉडर्न इंडिया में प्रवेश करेंगे। तो आज का यह सेशन था आप लोगों का। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, बहुत अच्छे से आप लोग आंसर किए। और कल भी मैं उम्मीद करूंगा कि कल आप लोग एक रीडिंग जरूर दे लेना बच्चों, चाहे जो भी आपके पास सोर्सेस हो, एक रीडिंग जरूर दे लेना, जिससे कि आप उन सारी चीजों से रूबरू हो जाए, एक बार आप रूबरू हो जाए। तो चलिए आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सभी को।